हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहित है और आज के हमारे सेशन के अंदर हम मेवाड़ के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे। हमारी पिछली क्लासों के अंदर हमने मेवाड़ के इतिहास के अंदर गुहिल वंश की स्थापना पढ़ी थी और गुहिल से लगा करके महाराणा मोकल तक का जो इतिहास था वो हमने कवर किया था। आज हम महाराणा मोकल से आगे का इतिहास पढ़ेंगे। तो महाराणा मोकल के बाद में मेवाड़ की गद्दी पर जो बैठे उनका नाम था महाराणा कुंभा। क्या नाम था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का जो शासन पीरियड है यह लगभग 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक था। महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल था एवं इनकी माता का नाम सौभाग्यवती परमार था। मोकल के जो संरक्षक थे उनके मामा वही संरक्षक बने महाराणा कुंभा के। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे स्टार्टिंग के अंदर मोकल के जो संरक्षक थे वो चुंडा थे, किंतु हंसाबाई के अविश्वास के कारण चुंडा जो है वो मालवा के शासक होशंग शाह के पास चले जाते हैं और उसके पश्चात हंसाबाई का जो भाई था रणमल वह उनका संरक्षक बनता है। तो रणमल ही जो है वो कंटिन्यू करता है और वही महाराणा कुंभा के भी संरक्षक होते हैं। फिर मोकल की हत्या हमने पढ़ा था कि राजसमंद के अंदर जो जीलवाड़ा नामक स्थान है वहां पर उनके चाचा मेरा और महपा पवार ने कर दी थी। तो महाराणा कुंभा ने जो है अपने ये जो रणमल थे इनकी सहायता से अपनी पिता की हत्या का बदला भी लिया था। 1437 ईस्वी के अंदर कुंभा और जो मालवा के शासक है महमूद खिलजी इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसको हम सारंगपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। सारंगपुर बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है। तो महमूद खिलजी को ऊपर अटैक करने का कुंभा का कारण क्या था? तो महमूद खिलजी ने मोकल के जो हत्यारे थे मेरा और महपा पवार और उनके जो पुत्र थे महपा पवार के जिनका नाम था एक्का, इनको क्या कर दी थी? शरण दे दी थी। दूसरा, कुंभा ने क्या किया कि महमूद खिलजी का जो विद्रोही था उमर खां उसको सैनिक सहायता दे दी थी और सारंगपुर पर जो है अधिकार करवाया। और तीसरा, कुंभा का जो अटैक करने का कारण था वो थी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाएं। तो इन बहुत सारी चीजें हो गई थी। इन चीजों की वजह से कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर जो है वो महाराणा कुंभा जीत गए। और इस जीत की याद के अंदर महाराणा कुंभा ने जो है वो चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ की निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो आपसे कहीं पूछ ले कि चित्तौड़ का विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। क्यों करवाया? तो सारंगपुर के युद्ध की याद में। सारंगपुर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में लड़ा गया था। अब इस युद्ध के बाद में, इन सब चीजों के बाद में, जो महाराणा कुंभा के संरक्षक थे रणमल, इनका प्रभाव बढ़ता गया और इनका प्रभाव इतना बढ़ गया कि इन्होंने चुंडा के भाई राघव देव की हत्या करवा दी। जब इनका प्रभाव बढ़ने लग गया तो हंसाबाई ने वापस जो चुंडा था जो कि मालवा के अंदर शरण ले रखी थी उसको वापस से बुलाया और चुंडा ने भारमली नामक एक दासी थी, इस भारमली नामक दासी की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी। यहाँ पे हमें एक चीज और समझनी होगी कि रणमल का उस समय एक पुत्र था जिसका नाम था जोधा। जिसका क्या नाम था? जोधा। तो जब रणमल की हत्या करवा दी तो जोधा को जोधा को जो है वो मेवाड़ से निष्कासित होना पड़ा और जोधा जो है वो मेवाड़ से निकल करके बीकानेर का जो काहुनी गांव है वहां पर जाके उन्होंने शरण ली। याद रखना ये जोधा वही है जो आगे चल करके जोधपुर की स्थापना करेंगे, जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाएंगे। तो कहानी ये चल रही है कि रणमल की हत्या करवा दी। रणमल की हत्या के बाद में जोधा जो है वो कहाँ चले गए? बीकानेर के काहुनी वाली जगह के अंदर शरण लेने के लिए। और पीछे से महाराणा कुंभा ने जो है वो मंडोर के ऊपर अधिकार कर लिया, जोधपुर के ऊपर अधिकार कर लिया। आगे चल के लगभग 1453 ईस्वी के अंदर जोधा और कुंभा के बीच में एक संधि होगी जिसे हम आवल बावल की संधि के नाम से जानते हैं। इस आवल बावल की संधि के द्वारा जो जोधा है उसे वापस मंडोर दिया जाएगा और कुछ शर्तें रखी जाएगी। अब हम इन शर्तों को समझते हैं। तो आवल बावल की संधि के द्वारा पहली शर्त तो ये रखी गई कि मेवाड़ और जो मारवाड़ की बाउंड्री है वो मानी गई सोजत को। सोजत बेसिकली वर्तमान में पाली के अंदर जगह है। दूसरी शर्त ये रखी गई कि इस संधि के द्वारा जोधा को जो है वो मंडोर वापस दे दिया गया। तीसरी शर्त ये रखी गई कि कुंभा का जो बेटा है जिसका नाम है रायमल, उसकी शादी जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर से की जाएगी। किससे की जाएगी? श्रृंगार कंवर से की जाएगी। तो ये आवल बावल संधि की जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो अब आगे हम चलते हैं। तो सारंगपुर का युद्ध अभी हमने पढ़ा। सारंगपुर का युद्ध जो है वो कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ जो कि मालवा का शासक था। और इस युद्ध के अंदर कुंभा जीत जाता है और इस युद्ध की याद के अंदर कुंभा जो है वो चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। इस युद्ध के बाद में जो मालवा का शासक था महमूद खिलजी, वो
किसी ना किसी तरीके से वापस अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। तो महमूद खिलजी ने क्या किया, जो गुजरात का शासक था कुतुबुद्दीन शाह, क्या शाह, कुतुबुद्दीन शाह, इस कुतुबुद्दीन शाह के साथ एक संधि करी 1456 ईस्वी के अंदर, जिसे हम चंपानेर की संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चंपानेर की संधि के नाम से। इस संधि के अंदर महमूद खिलजी, सॉरी, इस संधि के अंदर कुतुबुद्दीन खिलजी का जो प्रतिनिधि था उसका नाम था ताज खां। और यह संधि जो है उसके प्रमुख उद्देश्य ये थे कि एक तो महाराणा कुंभा को हरा करके मेवाड़ के जो दक्षिणी भाग है उनके ऊपर जो है वो अपना क्या कर लेंगे, अधिकार कर लेंगे। तो फाइनली ये चंपानेर की संधि करते हैं, और चंपानेर की संधि करके मालवा का शासक महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह दोनों करते हैं अटैक चित्तौड़ के ऊपर। और बदनौर एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा, वहां पर लगभग 1457 ईस्वी के अंदर जो है इनका युद्ध होता है। एक तरफ तो होता है कुंभा और दूसरी तरफ होता है मालवा का शासक महमूद खिलजी और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह। और कुंभा इन दोनों की सेना को हरा देता है, कुंभा इन दोनों की संयुक्त सेना को हरा देता है। इस युद्ध के बारे में जो जानकारी है वह अपन को, ये जो विजय स्तंभ था यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसको अपन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जो रसिक प्रिया, दोनों से अपन को जो है ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया। सहसमल देवड़ा को क्यों हराया? देखो, जब गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह मेवाड़ के ऊपर अटैक करने का प्लान कर रहे थे, उस समय सहसमल देवड़ा ने जो है गुजरात की सेना की सहायता करी, और सहसमल देवड़ा ने नरसिंह दोड़िया जो उनका सेनापति था उसके नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। इसीलिए कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा से भी युद्ध किया और उनको हराया। नागौर के साथ देखो, कुंभा के जो पिता थे जिनका नाम था मोकल, उनके समय से ही विवाद चला आ रहा था, और मोकल ने भी एक बार जो है वो उस समय नागौर के शासक को हराया था जिनका नाम था फिरोज खां। कुंभा के समय क्या हुआ कि कुंभा के समय फिरोज खां की होगी मृत्यु, और फिरोज खां के जो दो पुत्र थे, एक का नाम था शम्स खां और दूसरे का नाम था मुजाहिद खां। इन दोनों के बीच में चल रहा था उत्तराधिकार संघर्ष। तो शम्स खां और मुजाहिद खां में से महाराणा कुंभा ने सहायता करी शम्स खां की और मुजाहिद खां को हरवा दिया। तो कुल मिला के इन्होंने नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष को जो है वो समाप्त कर दिया, मुजाहिद खां को हरा करके, और शम्स खां को जो है वो नागौर की गद्दी के ऊपर बिठा दिया। लेकिन भैया, शम्स खां ने फिर चालाकी स्टार्ट कर दी। शम्स खां ने क्या किया, नागौर के किले की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। तो कुंभा ने नागौर के ऊपर अटैक कर दिया। कुंभा ने क्या किया, नागौर के ऊपर अटैक कर दिया। जब कुंभा ने नागौर के ऊपर अटैक किया तो शम्स खान सहायता लेने के लिए गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। किसके पास चला गया? गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास। और वहां जाकर के ये जो शम्स खां था, इसने अपनी पुत्री की शादी उससे कर दी और कहा कि अब आप जो है मेरी मदद करो चित्तौड़ को हराने के अंदर और नागौर के ऊपर मेरा वापस जो है कब्जा दिलाने के अंदर। तो कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खां ये दोनों मिलकर मेवाड़ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन कुंभा फिर इन दोनों को भी हरा देता है। तो आप एक क्रोनोलॉजी देखो कि कुंभा लगभग सारे युद्धों को जीतता आ रहा है। सारंगपुर के युद्ध के अंदर उसने मालवा के शासक महमूद खिलजी को हरा दिया। उसके बाद में बदनौर के युद्ध के अंदर उसने मालवा और गुजरात दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। इधर सिरोही के सहसमल देवड़ा को जो है वो पराजित कर दिया। उसके बाद में नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष को भी शांत किया, और नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष को जो है सोल्व करने के बाद में, जब नागौर का शासक शम्स खां और गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह ने संयुक्त सेना के रूप में मिलकर अटैक किया, उसको भी जो है कुंभा ने हरा दिया। तो कुंभा के युद्ध के बाद में हम पढ़ते हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। देखो, कुंभा का समय जो है वो राजस्थान के इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला काल है, क्योंकि कुंभा के समय स्थापत्य कला का भी विकास हुआ। कुंभा के समय संगीत क्षेत्र का और जो साहित्य है उनका भी विकास हुआ। तो कुंभा को तो जो है वो राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का जनक। अब हम देखते हैं कि कुंभा के प्रमुख जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। तो सबसे पहला है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में अभी अपन ने पढ़ा था कि जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच में, उस युद्ध की जीत की खुशी के अंदर जो है चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। विजय स्तंभ के कुछ अन्य नाम भी है। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर अथवा भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है।
क्या क्या कहा जाता है? कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। विजय स्तंभ जो है यह एक 9 मंजिला इमारत है। टोटल इसमें 9 फ्लोर है। इसकी जो लंबाई है वह लगभग 122 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई लगभग 30 फीट है। पूरी 9 मंजिल के अंदर मूर्तियां हैं, लेकिन जो 8वीं मंजिल है उसमें कोई भी मूर्ति नहीं है। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है गोपीनाथ दशरथ शर्मा। उन्होंने ये जो विजय स्तंभ है इसको हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय की उपाधि दी है। जबकि एक इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा ने विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष की संज्ञा दी है। तो जो विजय स्तंभ है ये जो 9 मंजिला इमारत है, इसकी 8वीं मंजिल में तो क्या कोई भी मूर्ति नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी 9वीं मंजिल में देखोगे तो 9वीं मंजिल के अंदर, सॉरी, जो इसकी तीसरी मंजिल है इसके अंदर 9 बार अरबी भाषा के अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। तीसरी मंजिल में 9 बार अरबी भाषा के अंदर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह लिखा हुआ है। विजय स्तंभ के जो वास्तुकार थे उनका नाम है जेता, पुंजा, पोमा और नापा। इन्होंने, ये बेसिकली आर्किटेक्चर थे, इन्होंने इसकी पूरी डिजाइन बनाई थी कि ये कितने मंजिल का होगा, कहाँ पे कितनी मूर्तियां लगेगी। तो इनके जो वास्तुकार हैं इनका नाम अपन को 5वीं मंजिल के अंदर मिलता है। कौन सी मंजिल में मिलता है? 5वीं मंजिल के अंदर। विजय स्तंभ के पास में ही जो है वो इसकी प्रशस्ति लिखी हुई है, जिसको अपन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति अथवा विजय स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। इस प्रशस्ति के जो लेखक थे वो थे अत्रि और महेश। कौन थे? अत्रि और महेश। वास्तुकार तो कौन थे? जेता, पुंजा, पोमा और नापा। जबकि जो प्रशस्ति के लेखक थे वो कौन थे? अत्रि और महेश। विजय स्तंभ का या फिर कीर्ति स्तंभ का एक बार पुनर्निर्माण भी हुआ है, जो मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने। 2-4 वन लाइनर फैक्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कि जो जेम्स टोड थे, जो कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी रहे थे, इन्होंने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। किससे की है? कुतुब मीनार से। तो कोई आपसे पूछ ले कि किसने कुतुब मीनार से जो है वो विजय स्तंभ की तुलना की है, तो किसने की है? जेम्स टोड ने। फिर एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना जो है वो रोम के टार्जन टावर से की है। किससे की है? रोम के टार्जन टावर से। इसके अलावा एक फैक्ट और है कि राजस्थान की यह पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। जिस पर क्या जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। विजय स्तंभ जो है वो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। अगर आप राजस्थान पुलिस के बैच के देखोगे, जो कि वो साइड के अंदर लगा हुआ होता है, तो उसके ऊपर वो जो 9 मंजिला इमारत है वो एक्चुअल में विजय स्तंभ है। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका भी प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ। इसके अलावा अभिनव भारत, जो कि वीर सावरकर का संगठन था, उसका भी जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? विजय स्तंभ। तो हम कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ रहे थे। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर सबसे पहले हमने विजय स्तंभ के बारे में जो है वो डिटेल से समझा। यह विजय स्तंभ का डायग्राम है या फिर विजय स्तंभ की फोटो है, जिसमें हम देख रहे हैं कि विजय स्तंभ जो है कैसे 9 मंजिला इमारत है और हर 9 मंजिल के अंदर क्या लगी हुई है? बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है, अगर हम 8वीं मंजिल को छोड़ दें। तो आई होप आपको विजय स्तंभ समझ में आया होगा। तो अभी हमने विजय स्तंभ अथवा कीर्ति स्तंभ के बारे में पढ़ा था। विजय स्तंभ अथवा जो कीर्ति स्तंभ है, इसके बाहर की तरफ एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे हम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। यह प्रशस्ति लगभग 3 दिसंबर 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है और इसके जो लेखक है वह अत्रि और महेश है। अत्रि और महेश है। देखो, स्टार्टिंग के अंदर ये जो एक अनुमान है कि ये जो प्रशस्ति है 8 शिलाओं पर लिखी हुई है, लेकिन वर्तमान में केवल हमें इसकी 2 शिलाएं प्राप्त होती है। ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है इसके ऊपर हमें बप्पा रावल से लगा करके जो कुंभा तक के जो शासक है उनके उपलब्धियां और उनकी जो है वो जानकारियां प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें कुंभा के विजयी अभियानों की जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे कुंभा ने मंडोर, सपादलक्ष उस समय अजमेर के आसपास का और नागौर के आसपास का इलाका था, नराणा, बसंतपुर, आबू, खंडेला, जंगल देश, बीकानेर, नागौर, गुजरात, मालवा, यहाँ जो कुंभा के अभियान थे इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें जो कुंभा ने मालवा और गुजरात दोनों की संयुक्त सेनाओं को हराया था बदनौर के युद्ध के अंदर, इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें कुंभा के द्वारा जो रचित ग्रंथ थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे उनकी जानकारी प्राप्त होती है।
इसके अलावा एक जानकारी और प्राप्त होती है कि कुंभा ने कीर्ति स्तंभ के विषयों के ऊपर एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है स्तंभराज। जिसका क्या नाम है? स्तंभराज। ये जो स्तंभराज था, इसने कीर्ति स्तंभ की शिलाओं के ऊपर खुदवाया था। लेकिन हमें पता है कि वर्तमान में 8 शिलाओं में से केवल हमें 2 शिलाएं प्राप्त होती है, बाकी की जो 6 है वो नष्ट हो चुकी। और इसमें हमें ये जानकारी मिलती थी कि कुंभा ने ये जो स्तंभराज की रचना की थी, यह कुंभा ने ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे जिनका नाम था जय और पराजित, जय और अपराजित, इस जय और अपराजित के मतों को देख करके ये जो पुस्तक है स्तंभराज, इसकी रचना की थी। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ पर है? विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ के पास स्थित है। इसके रचनाकार कौन थे? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचनाकार थे वो थे अत्रि और महेश। स्टार्टिंग के अंदर 8 शिलाओं पे लिखा हुई थी, वर्तमान में केवल 2 ही शिलाएं प्राप्त होती है। इसमें हमें बप्पा रावल से लेके कुंभा तक के जो मेवाड़ के शासक थे उनकी जानकारी मिलती है, कुंभा के विजयी अभियानों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें जानकारी मिलती है कि कुंभा ने बदनौर के युद्ध के अंदर मालवा और जो गुजरात की संयुक्त सेना थी उनको पराजित किया था। कुंभा के संगीत ग्रंथों की जानकारी मिलती है और कुंभा की एक पुस्तक स्तंभराज की जानकारी प्राप्त होती है। तो कुंभा की एक तो आर्किटेक्चर के अंदर उपलब्धि अपन ने पढ़ा विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कह दो या फिर उसको कीर्ति स्तंभ कह दो, विजय स्तंभ कह दो या फिर कीर्ति स्तंभ कह दो। अच्छा, कुंभा के समय का ही, कुंभा से पहले का एक और स्तंभ है जो कि मेवाड़ के किले के अंदर स्थित है, जो कि चित्तौड़ के किले के अंदर स्थित है, जिसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ। जिसका क्या नाम है? जैन कीर्ति स्तंभ। देखो, जैन कीर्ति स्तंभ की रचना कुंभा ने नहीं करवाई, पर ये मेवाड़ के अंदर या फिर चित्तौड़ के अंदर स्थित है, तो इसको भी हम यहीं पे पढ़ लेते हैं। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है इसको अपन आदिनाथ स्तंभ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आदिनाथ स्तंभ। यह चित्तौड़ के किले के अंदर स्थित एक 7 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी के अंदर एक जैन व्यापारी थे जिनका नाम था जीजा शाह बघेरवाल। क्या नाम था? जीजा शाह बघेरवाल। तो एक जैन व्यापारी ने जो है इस स्तंभ की रचना करवाई थी। यह जो 7 मंजिला स्तंभ है यह बेसिकली भगवान आदिनाथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान आदिनाथ को, जिन्हें हम ऋषभ देव भी कहते हैं। तो भगवान आदिनाथ को समर्पित है, इसीलिए इसको हम आदिनाथ स्तंभ भी जो है वो कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो प्रमुख किले जिसका निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया। तो एक दरबारी विद्वान थे या फिर एक इतिहासकार थे जिनका नाम था कविराजा श्यामल दास। इस कविराजा श्यामल दास ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था वीर विनोद। इस पुस्तक के अनुसार मेवाड़ के अंदर जो लगभग 84 किले हैं, इन 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। तो वीर विनोद किसकी पुस्तक है? वीर विनोद पुस्तक है कविराजा श्यामल दास की। इसके अनुसार 84 में से 32 किलो का निर्माण किसने करवाया? तो 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया महाराणा जो है वो कुंभा ने। अब प्रमुख जो किला है वह है कुंभलगढ़ का किला, जो कि वर्तमान के अंदर राजसमंद में स्थित है। यह जो कुंभलगढ़ का किला है इसके जो वास्तुकार थे उनका नाम था मंडन। वास्तुकार का क्या नाम था? मंडन। और यहाँ पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसको अपन कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहते हैं। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो लेखक थे वो थे महेश भट्ट। कौन थे? महेश भट्ट। देखो, कुंभलगढ़ का जो किला है यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? संकटकालीन राजधानी। जैसे चित्तौड़ के ऊपर कोई आक्रमण होता था तो जो मेवाड़ के शासक थे वो कुंभलगढ़ के अंदर आके शरण लेते थे। इसको मारवाड़ और मेवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है। मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ के किले का जो सबसे ऊपरी स्थान है वह कटारगढ़ कहलाता है, जो कि कुंभा का निजी आवास था। इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में आगे हम डिटेल से और पढ़ेंगे। यह जो प्रशस्ति है यह कुंभलगढ़ के किले के अंदर एक मामादेव मंदिर है उसके पास में स्थित है। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर जो महाराणा कुंभा थे उनको धर्म व पवित्रता का अवतार बताया गया है एवं कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है। कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है। तो कुंभा के द्वारा निर्माण किए गए प्रमुख किलों में से पहला किला कुंभलगढ़ किला हमने समझा। कुछ अन्य किलों का निर्माण भी जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था, उनको भी देख लेते हैं। दूसरा किला है प्रमुख किला अचलगढ़ किला। कौन सा किला? अचलगढ़ का किला। अचलगढ़ का किला जो है वो वर्तमान में सिरोही के अंदर स्थित है
और इसका निर्माण जो है लगभग 1452 ईस्वी के अंदर कुंभा ने इसका बेसिकली पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। तीसरा जो प्रमुख किला है वह है बसंतगढ़ या फिर बासंती दुर्ग। यह भी सिरोही के अंदर स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रमुख किला है वो है माचान दुर्ग। क्या नाम है? माचान दुर्ग। यह भी सिरोही के अंदर स्थित है। मचान दुर्ग जो है वो मेरों पर नियंत्रण के लिए, मेर जनजाति पर नियंत्रण के लिए कुंभा ने जो है वो निर्माण करवाया था। नेक्स्ट जो किला है वो है भूमट दुर्ग। यह उदयपुर में स्थित है। यह भीलों पर नियंत्रण हेतु स्थापित करवाया गया था। इसके अलावा एक दुर्ग और है जिसका नाम है बैराठ दुर्ग। यह भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो यह कुंभा के द्वारा निर्मित अथवा पुनर्निर्मित करवाए गए प्रमुख कुछ किले थे, जिसमें हमने सर्वप्रथम कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ा। कुंभलगढ़ के बाद में हमने जो है वो अचलगढ़ सिरोही के बारे में पढ़ा, बसंतगढ़ या फिर बासंती दुर्ग सिरोही के बारे में पढ़ा। इसके अलावा माचान दुर्ग सिरोही के बारे में पढ़ा, भूमट दुर्ग उदयपुर के बारे में पढ़ा और बैराठ दुर्ग भीलवाड़ा के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कुंभा के द्वारा निर्माण करवाए गए कुछ प्रमुख मंदिर। कुंभा के द्वारा निर्माण कराए गए कुछ प्रमुख मंदिर। तो कुंभा ने जो है कुंभा स्वामी बेसिकली जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। कुंभा जो है वो भगवान विष्णु को खुद के स्वामी मानते थे। तो कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के किले, कुंभलगढ़ का किला और अचलगढ़, इन 3 किलों के अंदर कुंभा स्वामी अर्थात विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा एकलिंग जी के अंदर एक और विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। यह जो विष्णु मंदिर है इसको मीरा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीरा मंदिर। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के अंदर श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो श्रृंगार चौरी मंदिर है यह बेसिकली शांतिनाथ जैन मंदिर है, जो कि महाराणा कुंभा के जो कोषाध्यक्ष थे जिनका नाम था वेल्ला भंडारी अर्थात वेलका भंडारी, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो महाराणा कुंभा के समय 3 प्रमुख मंदिरों का निर्माण हुआ। एक तो था कुंभा स्वामी के मंदिर जो कि चित्तौड़ के किले के अंदर, कुंभलगढ़ के किले के अंदर और अचलगढ़ के किले के अंदर स्थित है। दूसरा एकलिंग जी के अंदर मीरा मंदिर अथवा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। और तीसरा महाराणा कुंभा का जो कोषाध्यक्ष थे जिनका नाम था वेला भंडारी अथवा वेलका भंडारी, इन्होंने श्रृंगार चौरी या फिर शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा के समय के ही प्रमुख मंदिर है जिनका नाम है रणकपुर, जो कि पाली के अंदर स्थित है, जो कि जैन मंदिर है। तो रणकपुर के जो जैन मंदिर है इनका निर्माण कुंभा ने तो नहीं करवाया था, पर कुंभा के शासनकाल के समय ही इनका निर्माण हुआ है। एक जैन व्यापारी थे जिनका नाम था धरणक शाह। क्या नाम था? धरणक शाह। इन्होंने 1439 ईस्वी के अंदर रणकपुर के जो जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया। रणकपुर के जो जैन मंदिर है इनका जो वास्तुकार है उनका नाम था देपाक। वास्तुकार का क्या नाम था? दीपक। यहाँ पर जो प्रमुख मंदिर है रणकपुर के जैन मंदिरों में उनका नाम है चौमुखा मंदिर, और इसके अंदर जो प्रमुख मूर्ति है वो भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। ये जो चौमुखा मंदिर है इसमें लगभग 1444 स्तंभ है। कितने स्तंभ है? 1444 स्तंभ है। इसलिए इस मंदिर को स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। स्तंभों को क्या कहा जाता है? अजायब घर। यह मीरा मंदिर की फोटो थी, जबकि नीचे वाली जो फोटो है वो है रणकपुर की जैन मंदिरों की है, जो कि कहां पर स्थित है? पाली के अंदर स्थित है। अब हम जो है वो कुंभा का साहित्य देखते हैं। तो कुंभा जो है खुद प्रमुख अच्छा साहित्यकार था और कुंभा जो है प्रमुख संगीतज्ञ भी था। कुंभा स्वयं एक वाद्य यंत्र बजाता था जिसका नाम था वीणा। एग्जाम में ये सवाल कई बार पूछा भी गया है कि कुंभा स्वयं कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। तो कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। यह जानकारी हमें कीर्ति स्तंभ से प्राप्त होती है। कुंभा के जो संगीत गुरु थे उनका नाम था सारंग व्यास। उनका क्या नाम था? सारंग व्यास। तो कुंभा ने देखो बहुत सारी पुस्तकों की रचना की थी। कुंभा ने सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज, ये कुछ प्रमुख पुस्तक है जिनकी रचना की थी। एक बार वापस अपन रिवीजन करते हैं। तो कुंभा के द्वारा प्रमुख कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी? तो कुंभा ने जो है वो सुधा प्रबंध, दूसरी पुस्तक है कामराज रतिसार, तीसरी पुस्तक है संगीत सुधा, चौथी पुस्तक है संगीत मीमांसा, पांचवी पुस्तक है संगीत क्रम दीपिका और छठी पुस्तक है संगीत राज। इनकी क्या करी थी? रचना की थी। ये जो संगीत राज है इसके कुल 5 भाग है। पहला है पाठ्य रतन कोश। पहला कौन सा है? पाठ्य रतन कोश। दूसरा है गीत रतन कोश।
दूसरा कौन सा है? गीत रत्न कोश। तीसरा है नृत्य रत्न कोश। तीसरा कौन सा है? नृत्य रत्न कोश। चौथा है वाद्य रत्न कोश। चौथा कौन सा है? वाद्य रत्न कोश। और पांचवा है रस रत्न कोश। पांचवा कौन सा है? रस रत्न कोश। तो ये कुछ प्रमुख पुस्तकें थी जिनका निर्माण जो है वो कुंभा ने करवाया था, कुंभा ने किया था। इसके अलावा कुंभा ने जो है कुछ टीकाएं लिखी थी। टीकाएं क्या होता है? बड़ी पुस्तक को पढ़कर जब आप कुछ संक्षिप्त रूप में उसको प्रस्तुत करते हो तो वो बेसिकली टीका कहलाती है। तो जयदेव की एक पुस्तक है जिसका नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है? गीत गोविंद। कुंभा ने इसके ऊपर एक टीका लिखी और उसका नाम रखा रसिक प्रिया। क्या नाम रखा? रसिक प्रिया। इसके अलावा कुंभा ने एक और टीका लिखी। सारंगधर की एक पुस्तक है जिसका नाम है संगीत रत्नाकर। क्या नाम है? सारंगधर की पुस्तक का नाम संगीत रत्नाकर। इसके ऊपर भी कुंभा ने टीका लिखी। इसके अलावा एक बाण भट्ट है, बाण भट्ट की पुस्तक का नाम है चंडी शतक। बाण भट्ट की पुस्तक का क्या नाम है? चंडी शतक। तो बाण भट्ट की पुस्तक चंडी शतक के ऊपर भी कुंभा ने क्या रखी? एक टीका लिखी। तो कुंभा ने कुल मिला के टोटल 3 जो है वो टीका लिखे। 3 टीका कौन कौन से थे? एक तो जयदेव की गीत गोविंद के ऊपर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखा। दूसरा सारंगधर की संगीत रत्नाकर के ऊपर टीका लिखा। और तीसरा बाण भट्ट की जो चंडी शतक थी, इस चंडी शतक के ऊपर भी क्या लिखा? एक टीका लिखा। तो अपन ने सबसे पहले कुंभा की पुस्तकें देखी। कुंभा की पुस्तकों के बाद में हमने कुंभा की कुछ प्रमुख टीकाओं को देखा। अब हम देखते हैं कुंभा ने जो है वो जो नाटक की रचना की थी उनके बारे में। तो कुंभा ने कुल मिला के 4 नाटकों की रचना की थी। कितने नाटकों की रचना की थी? 4 नाटकों की रचना की थी। ये 4 नाटक कौन कौन से थे? तो एक तो था मुरारी संगत। कौन सा था? मुरारी संगत। यह जो मुरारी संगत है ये कन्नड़ भाषा के अंदर लिखा हुआ नाटक है। दूसरा जो नाटक था वो था रस नंदिनी। दूसरा नाटक कौन सा था? रस नंदिनी। रस नंदिनी जो है वो मेवाड़ी भाषा के अंदर लिखा गया नाटक है। तीसरा जो है वो है नंदिनी वृत्ति। तीसरा कौन सा है? नंदिनी वृत्ति। नंदिनी वृत्ति जो है यह मराठी भाषा के अंदर लिखा गया नाटक है। और चौथा जो नाटक है वो है अतुल्य चातुरी। कौन सा है? अतुल्य चातुरी। यह जो अतुल्य चातुरी है यह संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया नाटक है। एक बार वापस से रिवीजन करते हैं। कुंभा ने कितने नाटकों की रचना करी? कुंभा ने टोटल 4 नाटकों की रचना करी। पहला था मुरारी संगत। जस्ट अ सेकेंड। पहला था मुरारी संगत कन्नड़ भाषा में। दूसरा था रस नंदिनी मेवाड़ी के अंदर। तीसरा था नंदिनी वृत्ति मराठी के अंदर। और चौथा था अतुल्य चातुरी संस्कृत के अंदर। आप देखो अगर इनको 3-4 बार एक साथ बोलोगे ना ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कौन कौन सा था? मुरारी संगत, रस नंदिनी, नंदिनी वृत्ति और अतुल्य चातुरी। मुरारी संगत, रस नंदिनी, नंदिनी वृत्ति और अतुल्य चातुरी। कुंभा जो है वो मराठी भाषा भी जानता था, कन्नड़ भी जानता था, मेवाड़ी भी जानता था। ठीक है, तो कुल मिला के ये कि कुंभा जो है बहुत विद्वान आदमी था। कुंभा ने पुस्तकों की भी रचना की थी, टीकाओं की भी रचना की थी और नाटकों की भी रचना की थी। ये सारी चीजें अपन को बाय वर्ड टू वर्ड जो है वो याद होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं कुंभा के प्रमुख कुछ दरबारी विद्वान। तो कुंभा का प्रमुख जो दरबारी विद्वान है उसमें सबसे पहला है कान्हा व्यास। क्या नाम है? कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है एकलिंग महात्म्य। पुस्तक का क्या नाम है? एकलिंग महात्म्य। ये जो एकलिंग महात्म्य जो पुस्तक है इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में क्या रखता था? रुचि रखता था। तो कुंभा के जो व्यक्तित्व है उसके बारे में हमें काफी अच्छी जानकारी मिलती है। कान्हा व्यास की ये जो पुस्तक है एकलिंग महात्म्य, इसका जो पहला भाग है वह राजवर्णन कहलाता है और वह स्वयं कुंभा ने लिखा था। किसने लिखा था? कुंभा ने। कुंभा का जो दूसरा दरबारी विद्वान था उनका नाम था मेहाजी। क्या नाम था? मेहाजी। मेहाजी की जो पुस्तक है उसका नाम है तीर्थमाला। क्या नाम है? तीर्थमाला। तीर्थमाला से हमें लगभग 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? लगभग 120 तीर्थों का वर्णन मिलता है। मेहाजी के बाद में तीसरा जो दरबारी विद्वान है उसका नाम है मंडन। मंडन की जो प्रमुख पुस्तकें है वह एक तो है वास्तुकार। कौन सी है? वास्तुकार। दूसरी है देवमूर्ति प्रकरण। दूसरी कौन सी है? देवमूर्ति प्रकरण। ये जो देवमूर्ति प्रकरण है इसको रूपावतार भी कहते हैं। तीसरी जो प्रमुख पुस्तक है मंडन की वह है राजवल्लभ।
क्या नाम है पुस्तक का? राजवल्लभ। राजवल्लभ जो पुस्तक है इसको अपन भूपति वल्लभ भी कहते हैं। चौथी जो पुस्तक है उसका नाम है रूपमंडन। क्या नाम है? रूपमंडन। ये जो पुस्तक है रूपमंडन, इससे हमें मूर्तिकला की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और पुस्तक है, पांचवी पुस्तक, जिसका नाम है कोदंड मंडन। क्या नाम है? कोदंड मंडन। ये जो कोदंड मंडन है इससे हमें धनुष निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? धनुष निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। वापस एक बार फ्लो के अंदर पढ़ते हैं। मंडन की पुस्तकें कौन कौन सी है? वास्तुकार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन और कोदंड मंडन। तो ये 5 प्रमुख पुस्तकें हैं जिनका निर्माण किसने करवाया था? मंडन ने करवाया था, या फिर मंडन ने किया था। नेक्स्ट जो हम प्रमुख दरबारी विद्वान देखेंगे वो देखेंगे नाथा। तो नाथा अभी अपन ने जो ऊपर मंडन पढ़ा था इसी का भाई था, और नाथा की जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है वास्तु मंजरी। क्या नाम है? वास्तु मंजरी। मंडन का एक बेटा और था, वह भी कुंभा का दरबारी विद्वान था और उसका नाम था गोविंद। क्या नाम था? गोविंद। गोविंद की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वह है द्वार दीपिका, उद्वार धोरणी, कला निधि और सार समुच्चय। फ्लो के अंदर वापस बोलो। द्वार दीपिका, उद्वार धोरणी, कला निधि और सार समुच्चय। एक बार वापस बोलो। द्वार दीपिका, उद्वार धोरणी, कला निधि और सार समुच्चय। ये जो कला निधि पुस्तक है इसके अंदर बेसिकली मंदिर का जो शिखर का जो निर्माण होता है, मंदिर का जो ऊपर वाला शिखर होता है, उसके निर्माण की जानकारी अपन को प्राप्त होती है। जबकि ये जो पुस्तक है सार समुच्चय, ये आयुर्वेद के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक है। इसके अलावा कुंभा के दरबार के अंदर उसकी पुत्री भी थी जिसका नाम था रमाबाई। क्या नाम था? रमाबाई। रमाबाई एक विदुषी महिला थी और कुंभा की तरह यह भी जो है वो संगीत के अंदर रुचि रखती थी। जावर और उसके आसपास का जो परगना है वह कुंभा ने रमाबाई को दे रखा था और इनकी जो उपाधि थी उसका नाम था वागीश्वरी। उपाधि का क्या नाम था? वागीश्वरी। तो अब कुछ जैन जो है वो विद्वान थे कुंभा के दरबार के अंदर, उनको पढ़ते हैं। एक थे हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि जो है यह कुंभा के गुरु भी थे और कुंभा ने इनको कविराज की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? कविराज की उपाधि दी थी। अगले जो दरबारी विद्वान है वह है तिला भट्ट। फिर कुछ दरबार विद्वान हैं जिनका हमें नाम पता होना चाहिए। सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जय शेखर और भुवन कीर्ति। ये कुछ प्रमुख जैन दरबारी विद्वान थे जो कि कुंभा के दरबार के अंदर थे। तो ओवरऑल देखो अपन को पता चल रहा है कि कुंभा के दरबार के अंदर जैन विद्वानों का बहुत ज्यादा प्रभाव था और कुंभा ने जो है वो बकायदा जैनों का तीर्थ कर भी, जो तीर्थ यात्रा करता उसको भी क्या कर दिया था? रिमूव कर दिया था या फिर हटा दिया था। देखो कुंभा एक महत्वपूर्ण शासक है। कुंभा के बारे में अपन को सारी जानकारी प्राप्त होना चाहिए। स्पेशली कुंभा के जो दरबारी विद्वान थे अथवा कुंभा के जो किलों का निर्माण था, इनकी जानकारी तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुंभा की प्रमुख उपाधियां, मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ ऐसे शासक होते हैं जिनका सर से लेके पैर तक हमें पता होना चाहिए। तो कुंभा की प्रमुख उपाधियां, तो कुंभा की एक उपाधि है हिंदू सुल्ताना। अब हिंदू सुल्ताना क्यों? क्योंकि कुंभा क्या थे? हिंदुओं के रक्षक थे। वे मुस्लिम शासकों को हरा रहे हैं, इधर गुजरात के शासक को हरा रहे हैं, मालवा के शासक को हरा रहे हैं, नागौर के मुस्लिम शासक को हरा रहे हैं, और जो हिंदुओं से रिलेटेड जितने भी जो आर्किटेक्ट थे, जो साहित्य थे, उनकी रचना कर रहे हैं। तो इनकी एक उपाधि तो कौन सी थी? हिंदू सुल्ताना। कुंभा की जो दूसरी उपाधि है वह है अभिनव भट्टाचार्य। क्या थी? अभिनव भट्टाचार्य अथवा नव्य भरत। ये उपाधि इनको क्यों दी गई? इनकी संगीत में रुचि के कारण। तीसरी जो इनकी उपाधि है वह है राणा रासो। क्या है? राणा रासो। राणा रासो इनको उपाधि दी गई इनकी साहित्य में रुचि के कारण। साहित्य में रुचि के कारण। चौथी जो इनकी उपाधि है वह है हाल गुरु। चौथी उपाधि कौन सी है? हाल गुरु। पांचवी जो उपाधि है वह है चाप गुरु। छठी जो उपाधि है वह है परम भागवत। और सातवीं जो उपाधि है आदि वराह। परम भागवत और आदि वराह ये दोनों उपाधि दी गई है इनके विष्णु भक्त होने के कारण। हाल, हाल बेसिकली अपन वर्ड यूज करते हैं पहाड़ के लिए। तो हाल गुरु क्यों इनको उपाधि दी गई? पहाड़ी किलों को जीतने के कारण। चाप, चाप बेसिकली जो शब्द अपन यूज करते हैं धनुष के लिए। तो चाप गुरु क्यों इनको उपाधि दी गई है? धनुर्धर होने की वजह से। एक बार मैं वापस से ये सारी उपाधियां आप लोगों को रिपीट करता हूँ और ये उपाधि आपको वर्ड बाय वर्ड जो है वो याद होनी चाहिए। कुंभा की प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी थी? हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाप गुरु
परम भागवत एवं आदि वराह है। तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे? हमने गुहिल से स्टार्ट किया था और हमने महाराणा कुंभा तक का जो इतिहास है वो कवर कर लिया। आगे हम महाराणा कुंभा के बाद में महाराणा कुंभा के ही जो पुत्र आएंगे रायमल, उनके बारे में पढ़ेंगे और जो आगे के नेक्स्ट जितने भी जो शासक आएंगे उनको कवर करेंगे।